दिल्ली से सबसे पहले खबर, जहां पर भारत मंडपम में नीति आयोग की बैठक चल रही है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में गवर्निंग काउंसिल की यह बैठक चल रही है। इस बैठक की थीम है विकसित भारत के लिए विकसित राज्य। इस मीटिंग में सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। नीति आयोग की बैठक में कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए हैं। सीएम योगी यूपी की उपलब्धियों का ब्यौरा रखेंगे। 2047 में विकसित भारत के लक्ष्य में यूपी की भूमिका क्या होगी, किस तरह की होगी, इस पर अपनी बात रखेंगे। नीति आयोग की बैठक जो कि शुरू हो चुकी है, पीएम मोदी इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं और इस बैठक की थीम है भारत को अगर विकसित बनाना है तो राज्य विकसित होंगी, तभी देश विकसित होगा। और इसी मुद्दे पर नीति आयोग की बैठक के दौरान चर्चा होनी है। संदीप पांडे इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संदीप, ये बताएं, मीटिंग की शुरुआत हो गई है, विकसित भारत के लिए विकसित राज्य, ये है थीम। यूपी की तैयारी पूरी है क्या? इस दौरान तमाम स्टेट्स की ओर से अपनी अपनी बात भी रखी जाएगी, अपनी अपनी डिमांड्स भी रखी जाएंगी? बिल्कुल, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 10 बजे बैठक शुरू हो गई। इसमें देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित राज्यों के उपराज्यपाल इस बैठक में मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक में मौजूद हैं और इस बैठक की थीम नीति आयोग ने रखी है विकसित देश के लिए विकसित राज्य। इस पर आज मंथन चल रहा है, कैसे 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। इसको लेकर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मंथन चल रहा है और साथ ही इस जो महान आहुति है विकसित राष्ट्र बनाने के, उसमें राज्य कैसे अपना योगदान दे सकते हैं, कैसे वो इसकी आधारशिला बन सकते हैं, इसको लेकर आज गहन मंथन चल रहा है। शाम 4 बजे तक लगभग ये मीटिंग चलनी है, जिसमें राज्य जो अपने यहाँ तमाम प्रयोग किए हैं उसकी भी एक प्रेजेंटेशन देंगे कि किस राज्य ने क्या अपने यहाँ खास किया जिससे दूसरे राज्य भी उसका अनुसरण कर सके। साथ ही जो योजनाएं हैं उसके लिए केंद्र सरकार और राज्यों के बीच में कैसी जो है सामान्य तरीके से भूमिकाएं बन सकें, उसमें अड़चन कोई ना है, इसको लेकर भी मंथन होगा। और साथ ही सभी राज्य स्थायी रोजगार पे कैसे बढ़ावा दें, इसके लिए उद्यमशीलता और कौशल को कैसे प्रभावी ढंग से अपने यहाँ लागू किया जाए ताकि स्थायी रोजगार की ओर कदम बढ़े। और साथ ही किस तरीके से वैश्विक चुनौतियां आने वाली हैं, क्योंकि जिस तरीके से चाहे 2 देश हैं जिनमें युद्ध चल रहा है, पूरे विश्व में अनिश्चितता का माहौल है, वैसी परिस्थिति में भारत को किन चुनौतियों के लिए तैयार रहना पड़ेगा, उसकी आर्थिक स्थितियों को लेकर कैसे बिल्कुल। और इन तमाम चुनौतियों के बीच जो लक्ष्य भारत सरकार का कि अब तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनाना है देश को, इस लक्ष्य को हासिल करने में राज्य अपनी भूमिका कैसे निभा सकते हैं और राज्य को क्या मदद केंद्र की ओर से मिल सकती है, इन तमाम विषयों पर आज चर्चा होगी। धन्यवाद आपका संदीप, इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अयोध्या के लाल लेफ्टिनेंट शशांक तिवारी के घर पर श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा है। जनप्रतिनिधियों के साथ बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी पहुंचे। राजकीय सम्मान के साथ शहीद लेफ्टिनेंट शशांक तिवारी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। आपको बता दें, सिक्किम स्काउट्स के लेफ्टिनेंट शशांक तिवारी 22 मई को उत्तरी सिक्किम में ऑपरेशन टास्क के दौरान रूट ओपनिंग पेट्रोलिंग का नेतृत्व कर रहे थे और इसी दौरान उनके एक अग्निवीर साथी का पैर फिसला और वो पानी में बहने लगा। ये देख 23 साल के लेफ्टिनेंट शशांक तिवारी ने नदी में छलांग लगाई, साथी को मौत के मुंह से खींचकर बाहर निकाला, लेकिन अपनी जान नहीं बचा सके। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी अपनी श्रद्धांजलि भेजी है। हम लोगों ने भी उनको श्रद्धांजलि अर्पित किया है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने राज्य सरकार की ओर से इस बात की घोषणा की है कि इनके नाम पर एक स्मारक बनाई जाएगी और 50 लाख रुपए परिवार को उनको खाते में भेज दिया गया है। राज्य सरकार की ओर से जो हम लोगों ने निर्धारित किया है कि शहीदों के सम्मान में वो धनराशि देते हैं, वो उनके खाते में पहुंच गई है। और तीसरा इस बात को कहा है कि जो इनके परिवार में कोई सरकारी नौकरी करने योग्य होगा, इस पर परिवारजन सहमत होंगे तो उनको आउट ऑफ टर्न एक सरकारी नौकरी में सेवा का अवसर प्रदान किया जाएगा। हमारे महानगर के लिए ये बहुत दुख की घड़ी है और हमारे महानगर का एक होनहार नौजवान देश की सेवा में उसने
अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया। अपने साथियों को बचाने में जिस तरह से शौर्य और साहस का परिचय देते हुए उसकी जान गई है, वह शौर्य और वीरता का एक अनुपम उदाहरण है। लेकिन हमारे महानगर की एक अपूरणीय क्षति है, और जिस तरह से एक नौजवान अफसर देश की सेवा करते शहीद है हुआ है मेरा पूरा महानगर, और यहाँ के सभी लोग सब बड़ी दुख से, बड़ा सबको कष्ट है, सबको बहुत दुख है, और सब बहुत हृदय की गहराइयों से उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, और उनके परिवार को इस दुख सहने की क्षमता भगवान प्रदान करें, इसी प्रार्थना करें। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कल ही अयोध्या में आगमन पर घोषणा की गई थी कि शहीद लेफ्टिनेंट शशांक तिवारी के पराक्रम के यादों के लिए एक शहीद स्मारक यहाँ पर स्थापित किया जाएगा। साथ ही साथ जो अनुग्रह धनराशि होती है वो कल हमने उनके माताजी के बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दी। आज उसका प्रमाण पत्र भी माननीय मंत्री जी के हाथों से हमने उनको उपलब्ध कराया है। इसके अलावा जो परिवार के सदस्य हैं, अगर उनमें से कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करता है तो उसको भी हम लोग सरकारी नौकरी उपलब्ध कराएंगे। अयोध्या का लाल लेफ्टिनेंट शशांक तिवारी का पार्थिव शरीर अयोध्या पहुंच चुका है। गमगीन माहौल में लोग शशांक तिवारी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। सेना और जिले के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर हैं। इसके साथ ही प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही और तमाम जनप्रतिनिधि और पक्ष विपक्ष के नेता भी मौके पर हैं। जिस तरीके का यहाँ माहौल है, गमगीन माहौल है, और स्थानीय जनता बड़ी संख्या में यहाँ पहुँची है अपने अयोध्या के लाल के आखिरी दर्शन के लिए, और शहीद लेफ्टिनेंट शशांक तिवारी को गमगीन माहौल में अयोध्या श्रद्धांजलि दे रही है। कैमरा पर्सन सर्वेश के साथ निमिष गोस्वामी, न्यूज़ 18 अयोध्या। अमेठी में एक ट्रक ने सड़क किनारे खड़े ट्रक को टक्कर मारी। पीछा करने पर ट्रक पान की गुमटी को टक्कर मारते हुए एक बिल्डिंग में जा घुसा। इस हादसे में ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई। हादसा मोहनगंज कोतवाली क्षेत्र के इन्होना रोड तिलोई कस्बे में हुआ है। पीलीभीत से खबर, जहां धर्मांतरण के बड़े खेल का जिला प्रशासन ने पर्दाफाश किया। नेपाल से सटे इस इलाके में तकरीबन 3000 लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया गया। बताया जा रहा है कि ज्यादातर लोग आर्थिक तौर पर कमजोर हैं। इन्हें पैसों का लालच देकर धर्मांतरण के लिए मजबूर किया गया। ये गांव ज्यादातर सिख बाहुल्य क्षेत्र है, जहां 15 सालों से गरीब और कमजोर लोगों को पैसे, नौकरी और मुफ्त इलाज का लालच देकर धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है। जिसके बाद गुरुद्वारा कमेटी ने नेपाल बॉर्डर से सटे 12 गांव में धर्म परिवर्तन के खेल की शिकायत की और इस आंदोलन को चलाया। जिसके बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और जब जांच पड़ताल की गई तो तमाम आरोप सही पाए गए हैं। बहुत सारे सिख परिवारों के घर के अंदर से ईसाई धर्म के ग्रंथ और निशान मिले हैं। इस मामले का खुलासा होने के बाद 700 लोगों ने घर वापसी भी की है। 2001 से लेके धर्म परिवर्तन का ये चल रहा है मसला। कुछ नेपाल के पादरी आते हैं, कुछ पंजाब के भी हैं। जिन्होंने नेपाल के आए और उन्होंने यहाँ से आके मलया उनको बना दिए पादरी हैं, वो अपना कार्य कर रहे हैं और आते हैं नेपाल के भी। और दूसरा भी ये बात है कि हम परेशान इसीलिए हैं कि बातें सच्चाई को छिपाने के जो कार्य हो रहे हैं, जैसे ये टाटरगंज की बात अभी आई है कि ये यहाँ से ईसाई नहीं बने, जब पूरे प्रमाण हमारे पास हैं, पूरी सच्चाई हमारे पास है, हमारी कमेटी पास है, और 10 माह से हम ये कार्य कर रहे हैं, तो क्यों छिपाई? क्या कारण है? ये जो मामला चल रहा है धर्मांतरण का काफ़ी दिनों से, इसमें काफ़ी हमारे सिख भाइयों को कन्वर्जन किया गया। जो कि यहाँ सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, बाढ़ आती है, हर साल फसल की क्षति हो जाती है, गरीब तबके के लोग हैं। तो नेपाल से जो आते हैं प्रोटेस्ट जो आते हैं, ये इंडिया में आके धर्म परिवर्तन करवाने का काम किया है। जो अर्जुन दास पादरी था,